गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। इसके पहले आप चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर आपको हम प्रारंभ करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। प्रारंभ में जब बहुत कम तत्व थे तो उनके यौगिक या उनके गुण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के मन में इनके गुणों के सरल और क्रमिक अध्ययन के लिए एक विचार आया। तो तत्वों के सरल और क्रमिक या तत्वों तथा उनके यौगिकों के सरल और क्रमिक अध्ययन के लिए तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। तत्वों के इस वर्गीकरण में डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो प्रारंभ में तत्वों को निम्न 3 भागों में बांटा गया: धातु, अधातु और उपधातु, जहाँ से तत्वों के वर्गीकरण का विकास हुआ। तो आप लोग इसको नोट्स भी, फेयर भी बनाएंगे। देख रहे हैं फेयर आप लोगों का नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो इसके पहले हम फेयर देते थे, लेकिन अब फेयर आपको स्वयं करना है लेक्चर सुन के। तो तत्वों के सरल और क्रमिक, तत्वों और उनके यौगिकों के सरल और क्रमिक अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया। इस क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों का, जैसे मेंडलीव, डोबेराइनर, न्यूलैंड आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तत्वों को सर्वप्रथम 3 भागों में बांटा गया: धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो देखा गया धातु क्या है। धातु एक विशेष प्रकार की चमक है, तन्यता का गुण पाया जाता है, ये धनायन बनाते हैं, धातु वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। फिर बाद में अधातु देखा गया कि इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं है, ये धनायन नहीं बनाते हैं, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातु कह दिया गया, जैसे फास्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। उपधातुओं में देखा गया कि ये दोनों के गुण व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, डोबेराइनर। कौन वैज्ञानिक आए? डोबेराइनर। ध्यान दीजिएगा, डोबेराइनर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि तत्वों के गुण जो होते हैं, इन तत्वों के परमाणु भार पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। तत्वों के गुण तत्वों के परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ये शब्द जैसे ही इनके दिमाग में आया तो ये कुछ 2, 4, 10 तत्वों का संगठन किए, और संगठन करके डोबेराइनर ने बताया कि समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का औसत होता है वो दूसरे के बराबर होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, डोबेराइनर ने क्या कहा? डोबेराइनर ने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। ऐसा जैसे ही उनके विचार में आया, तुरंत इन्होंने क्या किया कि समान गुण धर्म वाले कुछ तत्वों को इकट्ठा किया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। समझ रहे हो? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, तो ऐसे 3 तत्वों का इन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों के 3 तत्वों को रखा और देखा कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे के क्या है? बराबर है। देखिएगा, जैसे लिथियम है या लाइन, इसका परमाणु भार कितना है? 7। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23।
पोटेशियम का परमाणु भार कितना है 39। इन्होंने क्या किया, पहला तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत लिया, यानी 7 प्लस 39। तो औसत निकालेंगे तो पदों का योग बटे पदों की संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 46/2 = 23। तो 23 क्या है, सोडियम का परमाणु भार है, सोडियम का परमाणु भार है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों का जोड़ा बनाया। सॉरी, जोड़ा तो कह ही नहीं सकते क्योंकि जोड़े में 2 ही होते हैं। तो 3 तत्वों को एक क्रम में रखा जो समान गुणधर्मों वाले हैं। तो इन समान गुणधर्मों वाले तत्वों को 3 के ग्रुप में करके बताया कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे के क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसा इनका कुछ ही तत्वों पर क्या हुआ, नियम लागू हुआ। ऐसा इनका कुछ ही तत्वों पर नियम लागू हुआ, बाद में अमान्य कर दिया गया। फिर आते हैं कौन, न्यूलैंड। कौन आते हैं, न्यूलैंड। तो आइए हम देखते हैं न्यूलैंड। देखिए न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने तत्वों को स्वर ध्वनियों पर रखा, सारे गामा पाधा नीसा। न्यूलैंड जैसे ही आए, डोबेराइनर का अंतरिक्ष समूह गया और न्यूलैंड ने तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या क्या किया, स्वर ध्वनियों पर रखा। तो स्वर ध्वनियों पर रखने के बाद इन्होंने यह देखा कि तत्वों के जो परमाणु भार हैं, एक क्रमिक परिवर्तन जो हो रहा है परमाणु भार में, ऐसा इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना चाहा। तो ऐसा करने के लिए इन्होंने क्रम से, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से तत्वों को रखा। और स्वर ध्वनियों पर तत्वों को रखने के बाद यह पाया कि पहला तत्व 8वें तत्व का गुणों की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। यानी न्यूलैंड के अनुसार तत्वों को स्वर ध्वनियों पर रखने पर यह पाया गया कि पहला तत्व 8वें तत्व का गुणों में पुनरावृत्ति करता है, जिसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। तो ये है, देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब क्या नंबर आया, सोडियम। वैसे फ्लोरीन के बाद तो नियान आता है, लेकिन नियान अभी है ये नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप यदि पढ़ लिए हों पहले से, तो नियान आता है, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियान। लेकिन अभी नियान की खोज नहीं हो पाया है, केवल फ्लोरीन हुआ है। बाद में जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी हम पढ़ा देंगे, तब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जब संशोधित रूप आएगा, तब वहाँ हमको नियान प्राप्त होगा। अभी तक तो नियान है ही नहीं, तो इसलिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। तो देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक, अब ये स्वर ध्वनि है, इन पर तत्वों को रखा गया। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। सोडियम के बाद क्या आ गया, मैग्नीशियम के बाद क्या आ गया, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद क्या आ जाएगा, फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा तत्व है, पहला तत्व है। ये कौन सा तत्व है, 8वां तत्व है। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम का गुण किससे प्राप्त होगा, सोडियम से। ऐसा किसने कहा, न्यूलैंड ने। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखिए, लिथियम के नीचे सोडियम है। अब यहाँ अगर जो हम इस तत्व को पहला तत्व ना माने, इसको माने पहला, तो यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, यहाँ 8, यानी 8वां तत्व हमेशा क्या करेगा, पहले तत्वों का क्या करेगा, गुणों की पुनरावृत्ति करेगा। इसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्लियर। तो यह न्यूलैंड का अष्टक नियम कुछ ही तत्वों पर लागू हुआ, बाद में क्या हुआ, इसे भी अमान्य कर देना पड़ा। तब बाद में आते हैं कौन, मेंडलीफ।
बाद में कौन से वैज्ञानिक आ रहे? मेंडलीव। तो ध्यान दीजिएगा, इधर नोट कर लेंगे आप लोग। तो मेंडलीव के बारे में देखिएगा क्या है। मेंडलीव एक वैज्ञानिक आए, कौन? 1869 की बात है, 1869 मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या कहा जब देखे कि डोबे राइनर का त्रिक समूह न्यूलैंड का अष्टक नियम असफल रहा, तो मेंडलीव आए। तो इन्होंने भी तत्वों पर बहुत प्रयोग किए और प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाले कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं, इस आधार पर इन्होंने एक आवर्त नियम दिया जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो देखिएगा, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद इनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। पुनः समझिएगा, मेंडलीव 1869 में प्रवेश किए, न्यूलैंड का नियम अपवादित हो गया, यानी इनका नियम लागू नहीं हुआ। सभी तत्वों पर नियम ना लागू होने के कारण मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जब उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं, यानी परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद इनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो गुणों की पुनरावृत्ति, जैसे लिथियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, तो लिथियम का गुण सोडियम दोहराएगा, सोडियम का गुण पोटेशियम दोहराएगा। ये नियमित अंतर के बाद इनके गुणों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ऐसा करने पर इन्होंने एक आवर्त सारणी का स्थापना किया जिसे हम मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो ध्यान दीजिएगा, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है? जितने भी तत्व रखे गए हैं, जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों का एक सारणी बनाया गया, यानी एक चार्ट बनाया गया, और उसी चार्ट में इस मेंडलीव के कथनानुसार तत्वों को रखा गया। आई बात समझ में? जिसे हम मेंडलीव का क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्णन हम लोग कल करेंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी कैसे बनाया गया है, या मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या कमियां रही, फिर संशोधित आवर्त सारणी क्या है, फिर तत्वों को संशोधित आवर्त सारणी में कैसे प्रवेश किया गया। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिए।